गुड मॉर्निंग बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और एक टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है स्पेस बोल करके। ये थर्ड पी होता है। इसके अंदर हम टॉपिक्स पढ़ते हैं। स्पेस के अंदर हमने क्या पढ़ा? प्लेस मिक्स। फिर प्लेस मिक्स में दो डिसीजंस लेने होते हैं। डिसीजंस रिगार्डिंग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा डिसीजन रिगार्डिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम प्रॉपर तरीके से कर चुके हैं, जहाँ पे डायरेक्ट चैनल और इनडायरेक्ट चैनल होते हैं। तो बच्चों तो बता दूं आपको, डायरेक्ट चैनल का भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन कवर नहीं होगा, इसलिए डायरेक्ट को क्या बोलते हैं, जीरो लेवल। फिर हमने इसमें टॉपिक और पढ़ा था, चॉइस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे चार हेडिंग थी: प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, मार्केट रिलेटेड फैक्टर और नेक्स्ट था आपका कॉम्पिटिटिव फैक्टर। के अंदर तीन हेडिंग, के अंदर अगेन कितनी हेडिंग, तीन हेडिंग थी आई थिंक, तीन थी, चार नहीं थी, तीन थी। फिर दो हेडिंग और फिर लास्ट वाले के अंदर कोई भी हेडिंग। इस तरीके से हमने पढ़ा। आज बात करते हैं फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब एक्चुअल में अपने गुड्स को फिजिकली मूव कराने की बारी आई। चलेंगे डिस्टेंस पे। तो नमन भैया इससे पहले क्या करते थे, वो भी तो प्लेस के वहां पे अभी अपने घर पे बैठ के सोच रहे थे, डिसाइड कर रहे थे कौन से पाथ के थ्रू हमारा प्रोडक्ट कस्टमर तक जाएगा। अभी एक्चुअली में उसे अपने पास से कस्टमर के पास तक ले जाने की बारी आई है। तो वो सारे डिसीजंस यहाँ पे लेंगे फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स, है ना। लगभग लगभग बच्चों आज और परसों मेरे को ऐसा लगता है कि क्लास इसमें लगेगी ये टॉपिक को समझाने में, देन हम प्रमोशन शुरू। मैं पढ़ता हूँ। द सेकंड इंपॉर्टेंट डिसीजन, फर्स्ट कौन था, channels of distribution. The second important decision of physical distribution. The important decision involve the physical movement of goods. इसमें क्या होता है बच्चों? Physical movement of goods होता है from the place of production to the place of consumption. Place of production से place of POP से लेके POC तक, है ना। हमें क्या कराना है, गुड्स को फिजिकली मूव कराना है। It covers all the activities. इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज आती है required to physically move goods from the place of production to the place of consumption. बहुत सारी एक्टिविटीज जो गुड्स को फिजिकली हमारे पास कंज्यूमर के पास तक पहुंचाने में मदद करती है, बहुत सारी एक्टिविटीज मूवमेंट ऑफ गुड्स में। अब वो कौन कौन होती है, और नीचे टॉपिक है, इसका सब टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल मूवमेंट। द प्रोसेस ऑफ फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व फोर एक्टिविटीज। गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए हमारे को कितनी एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है, चार एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है। फर्स्ट वन इज ऑर्डर प्रोसेसिंग, द सेकंड वन इज ट्रांसपोर्ट, द थर्ड वन इज वेयरहाउसिंग, द लास्ट वन इज इन्वेंटरी कंट्रोल। बच्चों ये पढ़ाऊंगा आज आपको, ये मैं आपको ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट और जो ट्रांसपोर्टेशन और वेयरहाउसिंग है इसको मैं पढ़ा चुका हूं, फंक्शन में सारी चीजें है ना। ये पढ़ाई दूंगा ऑर्डर प्रोसेसिंग, जो टाइम लगेगा वो लगेगा इन्वेंटरी में। ठीक है, चलो बात करते हैं बच्चों किसकी, ऑर्डर प्रोसेस बात करते हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग। और बच्चों आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आप हो, है ना। ऑर्डर देने से लेकर के ऑर्डर की डिलीवरी होने तक का जो मीन टाइम होता है, जो समय लगता है ऑर्डर को प्रिपेयर होने में, जो समय लगता है, जो टाइम लगता है, जो भी स्टेप लगाए या जितना टाइम लिया, उस उस टाइम गैप को जो भी इसने किया ऑर्डर को प्रिपेयर बोलते हैं ऑर्डर प्रोसेस। क्या बोलते हैं, ऑर्डर प्रोसेस। ऑर्डर प्रोसेस मैं आपको पूछना चाहता हूँ बच्चों, जो ऑर्डर प्रोसेसिंग है ये फास्ट होनी चाहिए या धीरे धीरे होगा, मतलब स्लो स्लो होगा तो भी चल जाएगा। ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होनी चाहिए, मतलब कहने का मकसद ये है कि ऑर्डर देने से और ऑर्डर मिलने, यानी कि जो डिलीवर होना है हमारे को मिलने तक का वो जो टाइम गैप है वो ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो रेस्टोरेंट वाले लिए थे बहुत जरूरी, बिकॉज एक भूखा इंसान जाके बैठ गया, तुम जितनी देर लगाओगे ना
वो उसे क्या करेगा, डिससेटिस्फाइड करेगा, क्या करेगा। और हम पॉइंट को कर रहे हैं मार्केटिंग, मार्केटिंग में हम किसको सेटिस्फाई करने की बात कर रहे हैं, कंज्यूमर को। आप मुझे बताओ, अगर ऑर्डर प्रोसेसिंग ज्यादा होगी, है ना, ये जो टाइम है ऑर्डर देने से ऑर्डर मिलने तक का जो टाइम है, अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, कस्टमर सेटिस्फाइड होगा कि डिससेटिस्फाइड होगा, डिससेटिस्फाइड होगा। हमें कस्टमर को क्या करना है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, यस और नो, बात समझ में आ रही है। और बच्चों बहुत सारी कंपनी यूज कर, बहुत सारी क्या, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होता ही है ऑर्डर प्रोसेस। भाई आप सिंपल सी बात है, आप भी अगर कोई पर्टिकुलर किस्म का कोई कपड़ा बेचते हो और वो ऑर्डर पे बनता है, तो आप क्या चाहोगे कि जब हमने ऑर्डर दिया उसके बहुत जल्दी से, जितना एज पॉसिबल, जितना हो सकता है मिल जाए, डिलीवरी मिल जाए, क्या मिल जाए। अच्छा, अब बच्चों कुछ कार मैन्युफैक्चरर होते हैं जो ऐसे पिद्दी पिद्दी कार नहीं बनाते, किलो किलो कार नहीं बनाते, जो नेक्स्ट लेवल, जो प्रीमियम कैटेगरी में आती है, yes or no? तो वो पहले भी हमने डिस्कशन किया है बच्चों, जब हमने बात की थी, तो मैं आपको सेकंड में क्या पढ़ा रहा था इसकी, टेलर, कौन सी टेक्निक पढ़ा रहा था, टेलर की। तब भी हमने ये बोला था कि वहां पे हम क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन बारे में बोलते हैं, अप्रोप्रिएट अगर बोलो तो सिंपली बारे में बोल रहा था। मैंने वहां पे आपको एक एग्जांपल दिया था कि जो कार मैन्युफैक्चरर तो प्रीमियम कैटेगरी में डील करते हैं, ये बहुत ज्यादा स्टॉक लगा के नहीं, हाँ, आप क्या करेंगे, जैसे रोल्स रॉयस है तो कस्टमाइज करके देते हैं, क्या करके देते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं कि तुम जाओगे घर पे कलर छाटोगे, मॉडल क्या करोगे, बस ये वाला दे दो, लो ये आप पेमेंट कर दे दे, आप बना करके और इधर डिलीवरी हो, ऐसे नहीं होता। पहले आप क्या करते हो, पहले आप क्या करते हो, अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो बताते हो, यानी कि तुमने ऑर्डर प्लेस किया, फिर वो आपसे 15 से 20 दिन का क्या मांगेंगे, समय मांगेंगे। और ऐसे नहीं उनके पास गाड़ी रेडी है, वो क्या करेंगे, उस मीन टाइम में क्या करेंगे, गाड़ी को तैयार करें। मान लीजिए लेट्स सपोज उन्होंने 15 दिन लगाए, कितने दिन लगाए, तो उन्होंने ऑर्डर प्रोसेस किया, जब मान लिया ये 15 दिन में कि तुम जिस सेगमेंट में डील करना चाह रहे हो तो कार तुम लेके जाओगे, है ना। और लेकिन अगर वो 15 दिन बोल करके तुम्हें 20 दिन लगाए, 20 क्या तो 16 दिन भी लगाए, कि जान खा लोगे कि नहीं खा लोगे। भाई साहब क्या हुआ, वो 15 दिन बोला था आपने, पहले पेमेंट भी एडवांस में दिया, सारी चीजें आज डिलीवरी हो, कब तक होएगी, है ना। तो इस ये चीज आपको क्या बनाएगी, डिससेटिस्फाइड बनाएगी। ये टॉपिक आपको पढ़ाया क्यों जा रहा है, ये टॉपिक आपको पढ़ाया क्यों जा रहा है, ताकि ऑर्डर प्रोसेसिंग है उसको समझ करके वो उसकी जो टाइमिंग है वो क्या कर कम जाए, ताकि आप को क्या कर सके, डिससेटिस्फाई करा। ये होता है ऑर्डर प्रोसेसिंग, ठीक है ना। नमन भैया फिजिकल मूवमेंट में क्यों आ रहा है बेटा, फिजिकल मूवमेंट की शुरुआत तो है ये, गुड्स को, अरे गुड्स को मूव कैसे कराओगे आप? भाई आके ऑर्डर दोगे, तुम लेना चाहते हो तभी तो हम क्या करेंगे, मूव कराएंगे, तो तुमने आकर के ऑर्डर दिया, तो गुड्स को फिजिकली मूव कराने का पहला स्टेप तो ये हुआ ऑर्डर प्रोसेसिंग, कि आप आकर के ऑर्डर प्लेस करोगे, हम उस ऑर्डर को क्या करके प्रिपेयर करके आपको क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या हुआ, कई मेन मुद्दे से तो भटक गए, मेन टॉपिक की ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होता है, ऑर्डर देने से लेकर के ऑर्डर मिलने तक का समय होता है, और जो उसने जो भी स्टेप लगाए, ये सब क्या है, वो टाइम और वो जो इसने स्टेप परफॉर्म करे ऑर्डर को प्रिपेयर करने के लिए, इसको बोलते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग, नाम से ही डिफाइंड है ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर को हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, ताकि क्या करें, डिलीवर करें। देखो, ऑर्डर प्रोसेसिंग रेफर्स टू द टाइम, ये क्या होता है, ये वो टाइम होता है या ये वो स्टेप्स होते हैं, मतलब दोनों में से कोई एक नहीं, एंड है बीच में, जो हमने समय लिया और जो हमने स्टेप्स परफॉर्म करे, इन्वॉल्व, जो किसमें इन्वॉल्व है, बिटवीन रिसीट ऑफ द ऑर्डर, ऑर्डर के मिलने के बाद, फ्रॉम द कस्टमर एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, जो मीन टाइम लगा दोनों के बीच में, जो बीच का जो समय है और जो हमने प्रोसेस को बोलते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग, क्या बोलते हैं, ऑर्डर प्रोसेस। रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर देते हो तो भैया कहाँ रह गए, काफी प्रिपेयर है, क्या हो रहा है, तो तुम उसे ये बोल सकते हो ऑर्डर प्रोसेसिंग ज्यादा टाइम लेते हो, तो बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते, ऑर्डर प्रोसेसिंग ज्यादा टाइम, वो भी समझ जाएगा क्या बोल रहा है,
यानी कि वो बोला हाँ भैया टाइम लगता है, दरअसल क्या है ना, बाकी लोग तो पहले बना के रखते हैं, हम ना हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए ऑन द स्पॉट प्रिपेयर करते हैं, तो बस बेसिक बेसिक जो भी चीजें उबाल के रखनी है वो रखते हैं, बाकी सब ग्रेवी वगैरह जो भी बनानी है वो अभी बनाते हैं, ऐसे नहीं कि कल रात की ग्रेवी खिला, नहीं वो तो कहने के लिए है ना, भगवान ने, है ना, हमारे मन की तो हमें पता है, उसके मन की तो उसे पता है, राम को पता है, तो हमें क्या पता। तो वो कह रहे हैं a good physical distribution system should provide for accurate and speedy processing of orders। ग्रंथ क्या बोल रहा है, a good physical distribution system, आपका एक जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो अच्छा जब माना जाएगा, वो साउंड जब माना जाएगा, जब आपका जो ऑर्डर है वो जो एक तो एक्यूरेट आप डिलीवर करो, है ना, एक्यूरेट मतलब कस्टमर को किसी भी तरह की परेशानी, जो कई बार ऐसा होता है ना, मैं एक बार मैंने आपको एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल भी, ऑर्डर कुछ दो तो आके कुछ और देते हैं, तो मुझे बताओ क्या उन्होंने ऑर्डर प्रोसेसिंग सही की, नहीं की ना, एक्यूरेट नहीं है, क्या नहीं है एक्यूरेट, और उल्टा बाद में हमें झूठा भी बनाते हैं, बाद में हमें झूठा भी बनाते हैं कि नहीं नहीं आपने तो यही कहा था, आपने तो यही कहा, बताओ कस्टमर दोबारा जाएगा क्या, नहीं जाएगा, और सारे बच्चों को पता है कि एक बार एक कस्टमर कितने लोगों को डोर बजा बजा के बता रहा है, वहां पे इससे बढ़िया क्या होगा कि मैं तुम्हें बताता हूँ, हाँ जी, बात समझ में आ रही ना, पता नहीं कितने लोग इन्हें आने वाले टाइम में को पता चलेगा जब हमने डिस्कशन किया था एग्जांपल, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कि एक अच्छा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो माना जाएगा जहाँ पे ऑर्डर एक्यूरेटली और स्पीडली प्रोसेस हो, जो बोला वो तो कर रही हो, जो बोला वो ही आना चाहिए, और टाइम रहते हुए आना चाहिए, स्पीडली आना चाहिए, देरी नहीं होनी चाहिए। जैसे अब मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और ऑर्डर धड़ाधड़ धड़ाधड़ बहुत स्पीडली इनकी तो सर्विस है, तो बहुत अच्छे से करने से तुम तो पूरी लगा दिया हिसाब किताब लगा दिया, ठीक है, खुश होते कि नहीं होते हो, और तुम जाके बैठ जाओ, तुम वैसे इस इंसान जाके वहां पे टाइम, है ना, अभी क्या है कि जाके बैठा टाइम लगा रहा, आधा घंटा हो गया, 40 मिनट हो गई, इससे तो दिल खराब हो जाएगा, बात समझ में आ गई, तो वो वापस से कन्हैया क्या बोल रहा है कि एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो होगा, वो कहलाएगा जहाँ पे ऑर्डर एक्यूरेटली और स्पीडली प्रोसेस होता हो, है ना, टू एनहांस द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर, ताकि हम if the processing of the order is delayed, then the consumer may lose interest and switch over to competing product। क्या बोला इसमें, अगर ऑर्डर प्रोसेस होने में क्या होगा, डिले होगा, तो कस्टमर अपना इंटरेस्ट खो देगा, छोड़ना देगा, जब तुम बैठे रहते हो यार दोस्त, रेस्टोरेंट के एग्जांपल बार बार के ले लो, क्योंकि भूख लगी रहती है ना, ये कॉन्सेप्ट है, चार दोस्त तुम्हारे होते हैं, चल यार हो गए तो यार बहुत टेंशन, तो हर बार का ठीक है, यहाँ मतलब क्या है, मुझे पहले ही बोला था तो नाटकबाजी करेगा, अब देख कितनी तेज भूख लग रही है, दूसरी जगह भी जाएंगे, इस बार लास्ट बार है ना, आगे से नहीं आएंगे, है ना सर, क्या है कि अगर ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा, कस्टमर अपना इंटरेस्ट खो देगा, और किस पे मूव कर जाएगा, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट पे स्विच कर जाएगा, यस और नो, ऑर्डर प्रोसेसिंग तेजी से होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल मतलब अच्छा, लेकिन ये शर्त रहेगी, है ना, शर्त ये है कि तुम 90 क्रॉस करो, फिर तो दिल तोड़ने वाली बात कर दी, हाँ तो नहीं फिर तो यार मतलब कर दी ना दिल तोड़ने वाली बात की, हम तो अपने आप खा लेंगे, हम खा जाएंगे फिर, बताओ भाई कितने यार सेल्फिश हो कि अगर अपना काम निकल गया तो ठीक है, वाह भाई वाह, फिर तो हम ही क्यों सोचे तुम्हारे बारे में, बिल्कुल, मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कब तुम्हारे घर से डिब्बा आएगा, और क्या ना तुम देखो भाई हम अपनी तरफ से क्या करते हैं,
तो हम तुम्हारे से भी नहीं है, हमारे से expect नहीं करते। जब तुम मेरे से पूरे साथ लौटोगे तो कम से कम तुम्हारा खुद को नुकसान होना चाहिए, तो तुम्हारी नुकसान के लिए क्या है, ठीक है। चलो आगे बच्चों, अगर ऑर्डर प्रोसेसिंग आपको समझ में आया तो आगे ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग के बारे में मैं डिस्काउंट कर सकता हूँ, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग ऑलरेडी इतना तो निर्दयी नहीं है, थोड़ा सा परेशान तो जरूर करूंगा आपको। तो बड़ा चैप्टर है, लो जी। ट्रांसपोर्टेशन और ये दोनों पढ़ो, ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग के बारे में यहाँ पे सारी बातें लिख दी, एक बार पढ़ना, पढ़ो जी वंश, ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग पढ़ो। जो डाउट है वो डाउट पूछो। फालतू में मैं लिखा, मैं फालतू में टैक्स भरेगा, दोबारा दोबारा चोरी करोगे, सारी चीजें यहीं पे लिखी, और कुछ है नहीं। आता है समझ में, चल सकते हैं आगे। बात करते हैं बच्चों एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक की, तो बोलते हैं इन्वेंटरी कंट्रोल। इन्वेंटरी कंट्रोल, आप मुझे बताओ कि हम जितना चाहे, जितना मर्जी आए अंदर स्टॉक मेंटेन कर ले, क्या स्टॉक मेंटेन करने में पैसा नहीं लगेगा? तो किसके हिसाब से करना चाहिए हमें, जितना मार्केट में क्या है डिमांड, कितनी डिमांड आएगी ये हमें सही से एक्यूरेटली क्या करते रहना चाहिए, फोरकास्ट करते रहना चाहिए। अगर हम एक्यूरेटली क्या नहीं कर सकते, फोरकास्टिंग नहीं कर सकते, ये भी बता सकते कि डिमांड आएगी तो उल्टा स्टॉक का लेवल लगाएंगे। स्टॉक का लेवल बहुत ज्यादा होना भी बहुत नुकसानदायक है, और कम होना भी बहुत नुकसानदायक है। ज्यादा हो गया तो समझ तुम कि ज्यादा, क्योंकि पैसा फंसेगा, और जब डिमांड नहीं आएगी तो काश उस पैसे को हम कहीं और पे इन्वेस्ट कर देते तो वहां से रिटर्न आती है, लेकिन हमारा माल कहाँ पे रखा हुआ है, गोडाउन में रखा हुआ है, तो उसकी तो उल्टा क्या आ रही है, उसमें हमने पैसा फंसा दिया, उसकी कॉस्ट आ रही है, वेयर हाउस की क्या आ रही होगी, कॉस्ट आ रही होगी। अच्छा अगर तो कम रह गया तो फिर कैसे नुकसान, कम रहने की तो क्या दिक्कत है, मैनेज भी नहीं करना पड़ेगा, तो सेल तो कम होगी बेटा, पहले तो कम होगी सेल, इसे बोलते हैं, क्योंकि कस्टमर आ रहा है, कस्टमर बोलो भाई मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए, खाली इन्वेंटरी पहले देख लो जी, अपने गोडाउन में देख लो कि कोई दो चार पीस आउट ऑफ स्टॉक है बिल्कुल। अब मुझे बताओ प्रॉफिट फॉरगॉन हुआ कि नहीं हुआ, जो पैसा आता आ रहा था वो आते आते रुक गया, और सारे बच्चों को पता है कि पैसे का ना आना भी पैसे का, जो पैसा हम कमाने वाले थे कमाते 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 रुक गए, नुकसान तो हो ही गया। तो दैट्स व्हाई हमें इन्वेंटरी का लेवल मेंटेन है ना, ताकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा वो सीमलेसली हो सके, मतलब विदाउट इंटरप्शन, बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सप्लाई है, जो सप्लाई चेन में इंटरप्शन ना आए, वो रुके ना, कस्टमर जैसे डिमांड करने के लिए आया तो वैसे हमने क्या कर दिया। तो उसके लिए बच्चों हमें इन्वेंटरी को क्या करना है, है ना। इसके लिए बहुत सारी चीज होती है, एक होता है ईओक्यू, शायद यहाँ पे तो नहीं होगा, ईओक्यू होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है ना। एक और कॉन्सेप्ट होता है री ऑर्डर लेवल, क्या होता है री ऑर्डर लेवल ना, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जब हम कॉस्टिंग पढ़ते हैं तो कॉस्टिंग में आते हैं
एक आता है डेंजर लेवल। क्या आता है? डेंजर लेवल, है ना। तो अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं। इस कॉन्सेप्ट बताते हैं कि जैसे ईओक्यू है कि हम किसका ऑर्डर दें, रीऑर्डर लेवल बताता है कि कब ऑर्डर दें, है ना। डेंजर लेवल बताता है कि अगर ये लेवल है इससे कम हुआ तो हम आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे, उसके चांस बहुत ज्यादा है ना। तो कि डेंजर, रियो वैसे तो ऑर्डर कब कर देना चाहिए हमें, रीऑर्डर लेवल पे, ताकि डेंजर से तो नीचे जाने करेगी, है ना। ये तो बिल्कुल क्या है, डेंजर लेवल है। कस्टमर आएगा वापस चला जाएगा, है ना। मुझे बताओ कन्हैया, जब आपके पापा ऑर्डर करते हैं तो जब दुकान में बिल्कुल माल खत्म हो जाता है तब ऑर्डर करते हैं, उससे थोड़ा पहले, क्यों, ऐसा क्यों? वो क्योंकि जब पूरा खत्म हो गया उसके बाद हम ऑर्डर करेंगे। तो सुनो, अभी बच्चों में आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा गया है, वेरी गुड, ऑर्डर प्रोसेसिंग। क्या पढ़ा गया है? ऑर्डर प्रोसेसिंग लगेगी, क्या लगेगी? मान लिया तुम्हारे सप्लायर ने ऑर्डर प्रोसेसिंग में 4-5 दिन का समय लिया, 5 दिन का समय लिया, 5 दिन तक आउट ऑफ स्टॉक बैठे हुए। जैसा कस्टमर आएगा, भाई साहब हमारे को क्या चाहिए, ये चाहिए, ये हमारे को नट्स चाहिए, जो भी ड्राई फ्रूट्स चाहिए, आप बोलोगे नहीं नहीं भाई साहब, बेवकूफी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो आपके पापा मान लिया ऑर्डर कब करते हैं, जब, हाँ, जब वो ये देखते हैं कि अगर मैं आज ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो ऑर्डर प्लेस करने से डिलीवरी होने तक का समय कितना लगेगा? 5 दिन लगेगा। कितना लगेगा? तो जब तुम्हारी दुकान के अंदर 5 दिन का माल रह जाएगा, यानी कि तुम्हारे पापा कैलकुलेट करेंगे कि एक दिन में कितनी सप्लाई करते हैं, मतलब कितना माल बेचते हैं, गुड्स बेचते हैं। जैसे हम बात करें ड्राई फ्रूट, तो एक दिन में कितनी सेल होती है ना, कितनी यूनिट्स की सेल होती है। लेट्स सपोज तुम्हारे पापा कैलकुलेट करा कि भाई एक दिन में 20 किलो की क्या हो जाती है, सेल हो जाती है। हाँ, मान लिया किसकी बात कर रहे हैं, काजू की बात कर रहे हैं, बादाम की बात, कि एक दिन में 20 किलो की सेल हो जाती है। 5 दिन में कितनी किलो होगी? एक क्विंटल, 100 kg की। तो जब तुम्हारे गोडाउन में कितना स्टॉक रह जाएगा? एक क्विंटल, है ना। 100 kg जब तुम्हारे गोडाउन में रह जाएगा तो तुम्हारे पापा जब भी क्या कर देंगे, ऑर्डर प्लेस कर देंगे। हाँ बोलो, अभी अपने पापा को ये तो नहीं पूछोगे पापा अभी तो हमारे पास बहुत सारा माल रखा हुआ है, अभी की ऑर्डर प्लेस, है ना। बिकॉज तुम्हारे पापा बोलेंगे बेटा 5 दिन का स्टॉक है हमारे पास, और अगर मैं आज ऑर्डर दूंगा तो 5 दिन में क्या होगी, डिलीवरी होगी। जैसे हमारा ये वाला स्टॉक खत्म होएगा, नई वाला आ जाएगा, ऑप्शन चलती रहेगी। तो बताओ, इन्वेंटरी तो मैनेज की, इसी को बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। क्या बोलते हैं? आपके यहाँ पे नहीं है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे इन्वेंटरी में, है ना, कि रीऑर्डर लेवल वो लेवल होता है कितना आपके गोडाउन में आपके पास कितना स्टॉक बच जाए, कि जब तक नया स्टॉक आएगा तब तक वो हमारी सीमलेसली सप्लाई चलती रहे विदाउट इंटरप्शन। वो होता है रीऑर्डर लेवल। क्या होता है? बात समझ में आ रही है? अच्छा, मान लिया रीऑर्डर लेवल पे क्या नहीं कर पाए, ऑर्डर नहीं कर पाए, तो रीऑर्डर लेवल में आप ये देखते हो एक दिन में मैक्सिमम कितना बिकता है। बात समझ में आ रही है ना? वो मैक्सिमम के हिसाब से निकालते हैं, मैक्सिमम बिकता है 20 किलो, लेकिन ऐसे जरूरी नहीं कि 20 किलो बिकेगा, कम भी तो बिक सकता है। बात समझ में आ रही है ना? तो अब ना तुम्हारे पापा ने अगर रीऑर्डर लेवल पे नहीं कर पाए तो डेंजर लेवल है, क्या है, डेंजर लेवल पे तो आपको ऑर्डर प्लेस करना ही पड़ेगा। अगर डेंजर लेवल पे भी नहीं किया उसके बाद तो आउट ऑफ स्टॉक होने के पूरे पूरे चांस। और ऐसे बच्चे बहुत सारी टेक्निक आगे भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, जीआईटी पढ़ाऊंगा, जस्ट इन टाइम, ऐसे एबीसी होती है, एबीसी एनालिसिस, कॉस्ट क्रैश कंट्रोल, तीसरी होती है सिक्स सिग्मा, एक होती है काइजन, एक होती है लीन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है ना? तो शुरू करता हूँ बच्चों, इन्वेंटरी कंट्रोल। इन्वेंटरी कंट्रोल रिक्वायर्स डिसाइडिंग अबाउट द लेवल ऑफ इन्वेंटरी। आपको जो इन्वेंटरी कंट्रोल है, इन्वेंटरी कंट्रोल में आपको क्या डिसाइड करना होता है, किस बारे में डिसीजन करना होता है, कि लेवल ऑफ इन्वेंटरी कितना रहना चाहिए। ठीक है ना? इन्वेंटरी मींस द स्टॉक ऑफ गुड्स हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है? जो स्टॉक तुम्हारे पास स्टॉक है, किसका? गुड्स का, जो तुमने किसके लिए रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मेंटेन करके रखा है। ये सुनो, वैसे तो इन्वेंटरी वाइडर सेंस में यूज होती है, पहले ही बताया था मैंने आपको। इन्वेंटरी में फिनिश गुड्स भी आता है, डब्ल्यूआईपी भी आती है और रॉ मटेरियल भी आता है। लेकिन फिलहाल जिस कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, मतलब फिनिश गुड्स, कि हमें तो वही तो सप्लाई करना है ना।
आगे बोल रहे हैं हायर इन्वेंटरी लेवल इंश्योर्स बेटर सर्विस कस्टमर। ईशान ये समझाओगे ये शब्द? हायर इन्वेंटरी लेवल इंश्योर्स बेटर सर्विस टू कस्टमर। अगर हमारे पास स्टॉक लेवल हाई होगा तो हम कस्टमर को बेटर सर्विस दे पाएंगे। क्या साहब कैसे? अगर हमारे पास स्टॉक लगा होगा हाँ तो कस्टमर जब लेने आएगा हमको कस्टमर जिस समय लेने आएगा जब भी यूनिट लेने आएगा तब मिल जाएगा। आप बोलो तो कितनी यूनिट चाहिए? हमारे पास बहुत स्टॉक है, ठीक है, बोलो तो कितनी यूनिट पहले मतलब कोई कस्टमर आके बोल रहा है अंकल आपके पास 5 यूनिट मिल जाएगी। अबे 5 क्या भाई यूनिट इधर तुम से 5000 यूनिट ये वही तो बोल रहा है। ये सही है, किसी भी टाइम हो तो मिलेगी। हाँ बिजनेस आवर्स में आएगा तो मिलेगी, ऐसे कोई ना होगा। तो हायर इन्वेंटरी लेवल इंश्योर जितना ज्यादा हायर लेवल होगा, सुनो ना पंडित जी, जितना ज्यादा लेवल होगा किसका? इन्वेंटरी का। स्टॉक का जितना ज्यादा लेवल होगा तो वो बोल रहे हैं कस्टमर बेटर सर्विस हम दे पाएंगे। फिर तो ज्यादा स्टॉक लगाना अच्छा है। हम फिर तो ज्यादा स्टॉक लगाना अच्छा है बेटा। कस्टमर को बेटर सर्विस तो जाएगी लेकिन लगेगा, क्या भी तो लगेगा, बेटा भी नहीं लगेगा। स्टॉक में फंसा देंगे तो बाकी फिर हम क्या करेंगे? हमारे को डे टू डे भी तो क्या करने हैं, खर्चे मेंटेन करने हैं वर्किंग कैपिटल के लिए। हमें बिजनेस एक्सपेंड भी तो करना है। सारा पैसे तो स्टॉक में लगा देना चाहिए हमें नहीं, ठीक है ना? अच्छा स्टॉक में चलो लगा भी दिया, उसको मेंटेन करने की कॉस्ट भी स्टॉक की केयर नहीं करनी पड़ेगी, वेयर हाउस में नहीं रखना पड़ेगा, वेयर हाउस का रेंट नहीं जाएगा। नहीं भैया हमारा वेयर हाउस तो अपना खरीदना पड़ेगा ना भाई, है ना? बनाना पड़ेगा वेयर हाउस में। आपको कौन छोड़ना पड़ेगा? गेट कीपर छोड़ना पड़ेगा जो वहां पे रिकॉर्डिंग करता है कि कब कब कितनी यूनिट गोडाउन से इशू हुई, कब कब कौन सी गाड़ी आकर के माल लगा, उन सारी बातों को हिसाब में रखना पड़ेगा। बिल्कुल रखना पड़ेगा। इंटरेस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है कि जो पैसा तुमने कहां पे फंसा दिया, स्टॉक में, काश तुमने स्टॉक में ना फंसाते कहीं और लगा देते तो वहां से रिटर्न आती। अब फालतू में स्टॉक लगा के रखा है वो के बिक रहा है, उल्टा क्या हो गया? लेट्स सपोज रेडीमेड गारमेंट्स में आप डील कर रहे हो तो फैशन आउट हो गया और उल्टा नुकसान हो गया। बेटा आपको इन्वेंटरी को मैनेज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि ज्यादा इन्वेंटरी लगाने से कस्टमर को बेटर सर्विस दी जाती है, वो देते हैं हम तो इसका मतलब ज्यादा स्टॉक लगा दो ना। दिमाग लगाना पड़ेगा, ना तो इन्वेंटरी कम होनी चाहिए ना इन्वेंटरी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ऑप्टिमम लेवल। तो वो कह रहा है कि अगर ज्यादा इन्वेंटरी लगाते हो तो इससे बेटर सर्विस हम दे सकते हैं कस्टमर को, बट एट द सेम टाइम लेकिन ज्यादा इन्वेंटरी लगाने का नुकसान नहीं होता। इट आल्सो रेजेस द कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंटरी। इससे एक तो होल्डिंग कॉस्ट आती है और एक कैरिंग कॉस्ट आती है, दो कॉस्ट आती है, एक होल्डिंग कॉस्ट और एक आती है कैरिंग कॉस्ट। से होल्ड करने की कॉस्ट और से कैरी करने की कॉस्ट आती है। कैरिंग कॉस्ट एज लॉट ऑफ कैपिटल वुड बी टाइड अप इन द स्टॉक, क्योंकि आप बहुत सारा पैसा किसमें दोगे? स्टॉक में फंसा। Any shortage of inventory may lead to loss of customer। अगर इन्वेंटरी क्या हो गई, शॉर्ट पड़ गई, तो इससे किसका मतलब, इससे तुम किसको खो दोगे? कस्टमर को खो दोगे। भाई पहले तुम्हारी दुकान में आ रहा था कस्टमर, बोलो भाई साहब पता हो गया तो बोले कोई बात नहीं तो ले लेंगे। तो इससे हमारा कस्टमर का नुकसान, हमारा कस्टमर बेस है वो कम हो जाएगा, कस्टमर चला जाएगा, वापस चला जाएगा एंड कस्टमर कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट और वो किसके पास मूव कर जाएगा? ड्यू टू विच प्रॉफिट इज फॉरगॉन, जिसकी वजह से प्रॉफिट हम कमाने वाले थे वो प्रॉफिट चला। और सारे बच्चों को पता है वंस अगेन ना आना पैसे का बोलोगे भैया कैसे? बेटा वो आगे से हमारे से पैसे कमा, वो हाथ में तुम्हारे पैसे दे रहा था पर तुम कह रहे हो हमारे पास तो है ना, एक यूनिट में तुम 1000 रुपए कमाते हैं, 10% है 1000 रुपए कमाते हैं, बताओ। वो तो आगे कह रहा है कि मेरे से पैसे कमा ले, तुम क्या कमाते हो? तो काय के बिजनेसमैन हो बताओ, बात समझ में आ गई ना? तो आपको इन्वेंटरी प्रॉपर मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है ना? आगे बोल रहे हैं सो एन आइडियल लेवल ऑफ इन्वेंटरी, तो आपको एक आइडियल लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। इन्वेंटरी का मस्ट बी मेंटेन सो दैट अ बैलेंस इज मेंटेन, ताकि आप बैलेंस मेंटेन कर पाओ किसके बीच में? कॉस्ट और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बीच में। कि जो कॉस्ट आ रही है उस कॉस्ट में आप कस्टमर को सेटिस्फाई, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ना तो कॉस्ट बहुत ज्यादा होनी चाहिए, है ना, और ना ही कॉस्ट, ना ही आपका क्या होना चाहिए कि कस्टमर सेटिस्फाइड ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉस्ट भी ऑप्टिमम आनी चाहिए और कस्टमर भी सेटिस्फाइड हो जाना, है ना? तो इन्वेंटरी कंट्रोल बताना कि बच्चे
फिजिकल मूवमेंट, फिजिकल मूवमेंट के कितने बच्चे, 4 बच्चे, बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन इसके कितने, ऑर्डर, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा आगे। नेक्स्ट है बच्चों, फॉर दिस कह रहे हैं कि इन्वेंटरी को मैनेज करने के लिए देयर आर सो मेनी टेक्निक्स, हमारे पास कई सारी टेक्निक्स है यूज्ड फॉर इन्वेंटरी कंट्रोल, जो इन्वेंटरी को कंट्रोल करने के लिए टेक्निक होती है, कई सारी टेक्निक लाइक जस्ट इन, जिसको जेआईटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जस्ट इन टाइम या जेआईटी। एबीसी एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस बोले तो ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल, एबीसी एनालिसिस। एंड सिक्स सिग्मा, क्या है, सिक्स सिग्मा, ये सिग्मा का साइन है बच्चों, जो बच्चों ने 11th में वो पढ़ा है, स्टैट्स पढ़ी है, तो पता भी होगा, है ना। सिग्मा एक ये तो होता ही है, लेकिन ये वाला भी होता है सिग्मा, बात समझ में आ रही है, जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ते हैं वहां पे आपको समझ में आता है, ठीक है ना। तो इन हालांकि बच्चों ये टेक्निक मैं आपको पढ़ाऊंगा आपके सिलेबस में, लेकिन फिलहाल आज तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, आज तो एक टॉपिक है, ये देख लेते हैं जल्दी से। क्या कह रहे हैं, द मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेंटरी लेवल आर एज फॉलो, ऐसे कौन से फैक्टर जिनसे इन्वेंटरी का लेवल अफेक्ट होता है, मतलब हमें इन्वेंटरी कितनी मेंटेन करनी है, ये कई सारे फैक्टर से क्या होता है, ये चीज अफेक्ट होती है, तो कौन कौन से फैक्टर है, जैसे कि पहला पॉलिसी ऑन लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस, ध्यान से सुनना बच्चों, इधर देखो मेरे पास, देखो सारे बच्चे, मान लिया ये क्या है, पॉलिसी ऑन लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस, ये बोल रहा है कि आपकी पॉलिसी क्या है, किसको लेकर के, कस्टमर सर्विस को लेकर, फॉर्मली लेट्स सपोज आपने ये डिसाइड करा कि हमें तो अपने कस्टमर को फुल्ली सेटिस्फाई करना है, फुल्ली सेटिस्फाई, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप स्टॉक कम लगाएंगे, ज्यादा लगाएंगे, वेरी गुड, आप स्टॉक क्या लगाएंगे, ज्यादा लगाएंगे, बिकॉज आप तो अपने कस्टमर को हर एक एंगल से क्या करना चाहते हो, खुश करना चाहते हो, आपकी पॉलिसी ही है कि आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करके भेजना है। लेट्स सपोज इसका वाइस वर्सा सिचुएशन देखते हैं, आपको नहीं फर्क पड़ रहा है कि वो सेटिस्फाई हो या नहीं हो, वो माल लेके तुम्हारे पास आया, माल लेके जा रहा है या नहीं जा रहा है, तुम बेच पा रहे हो या नहीं बेच पा रहे हो, तुम्हें काम नहीं है, है ना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, कर देखना, मतलब हम बात उससे कर रहे तो माहौल अपना बना रहा है, हाँ जी, तो सुनो ना, तो तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बताओ इसको क्या लगाओगे, कम लगाओगे, क्यों लगाओगे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, तो हम तो इसको क्या लगाएंगे, कम लगाएंगे, तो जब हमें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि तू सेटिस्फाई है या तू लेके जा, जब अच्छा नहीं लेके जा, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, सुनो, देखो ऐसा नहीं है, हवा में बात नहीं चल रही है, ये प्रैक्टिकल बात चल रही है, मार्केट में बहुत सारे सेलर होते हैं ऐसे, बहुत सारे ऐसे होते हैं, हाथ पे हाथ बस बैठे वो, उन्हें कोई टेंशन नहीं है, कस्टमर आए नहीं आए, लेके जाए नहीं लेके जाए, तो आपके हाथ रख के बैठे, कस्टमर आ गया, सुनो ना, कस्टमर बोल रहा है भाई साहब हमें ये चाहिए, तुम ही नहीं बोल रहे, तुम बोल ही नहीं, होते कुछ मार्केट में ऐसे लोग जो कस्टमर को कोई भाव नहीं देते, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई हो, तो उनकी दुकान में माल हो या ना हो, फिर उन्हें इस बात से भी फर्क नहीं पड़ेगा, जब वो बात ही नहीं कर रहे कस्टमर से, ना ही वो कस्टमर की बात है, ठीक है ना, ये है हमारे पास, देख ले तुझे 100 बार समझ में आती है तो ले ले, वरना रहने दे, ठीक है ना, बात समझ में, लेकिन एक एक सेलर ऐसा है जो कस्टमर को हर तरीके से क्या करना चाहता है, सेटिस्फाई करना चाहता है, तुम बताओ वैरायटी कम मेंटेन करेगा, ज्यादा मेंटेन करेगा, क्वांटिटी क्वांटिटी कम मेंटेन करेगा, ज्यादा मेंटेन करेगा, सोचिए कई कस्टमर ने 5 यूनिट मांग ली, मेरे पास 3 यूनिट, तो नाराज होकर चला जाएगा, अभी नेक्स्ट टाइम से तो इसको ज्यादा मेंटेन मन में पढ़ोगे, क्या समझ, मान भी आप बताओ, ठीक है, मैं भी तो वही बताऊंगा जो है, लेकिन तुम तो बताओ तुम्हें क्या समझ में आया, हाँ, तो हम लार्ज स्टॉक मेंटेन करेंगे, greater quantity में स्टॉक मेंटेन, so that there is no delay in the supply of goods, टाइम में कोई डिले नहीं होगा, और अगर हमारी पॉलिसी कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, बहुत बेकार है, बहुत वाहियात है, तो उस केस में कम स्टॉक से भी, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो लिख सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आई बात, आगे चले क्या,
नेक्स्ट है एक्यूरेसी इन सेल्स फोरकास्ट। वंश बातचीत करें हम। हाँ जी, एक्यूरेसी इन सेल्स फोरकास्ट। अब ये वंश तुम्हारे यहाँ पे किस चीज का काम होता है? अच्छा, अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे यहाँ पे एक सेल्स मैनेजर है, कौन है? सेल्स मैनेजर है ना। वो सेल्स मैनेजर ने फोरकास्टिंग की। फोरकास्टिंग तो समझते सारे बच्चे, मतलब कैलकुलेशन करके फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन करेगी। ऐसे नहीं कि जो तेरा भाई कह रहा है तो बस इतनी सेल होगी, तेरा ऐसे वाला काम नहीं, तेरा भाई कह रहा है प्रॉपर कैलकुलेशन करके कि भाई ये सीजन कैसा है, में जो लाइव स्टॉक होते हैं उन्हें किन किन चीजों की खाने की जरूरत होती है, लोग ज्यादा कम खाते हैं, सीजन है नहीं, इन सारी चीजों को कंसीडर करके सेल्स की क्या की, फोरकास्टिंग की, है ना। लेकिन वो जो तुम्हारा सेल्स मैनेजर था ना, एक सुनो ना, तुम्हारा वो जो सेल्स मैनेजर था, ध्यान से सुनना, तुम्हारा सेल्स मैनेजर भैया था। कौन था? उसका कोई दीन ईमान नहीं है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी बोलता है। सुनो कैसे, उसने फोरकास्टिंग करके बोला कि साहब कि हम क्या कर पाएंगे, हम 50,000 यूनिट्स बेच पाएंगे, 50,000 यूनिट्स हम बेच पाएंगे अगले महीने, है ना। और क्योंकि वो भाई आता ने जो फोरकास्टिंग की गलत की, 50,000 एक्चुअल में डिमांड आई 1 लाख यूनिट, क्या है हमारा तो गिर दे तेल उसने। भाई देखो सुनो, ये अभी मैंने इसलिए पूछा था उससे पहले कि हम बात कर सकते हैं। भाई देखो, जब इंसान धंधे में होता है ना, जब सीधा तो सीधा वो धंधे वाली, वो जो बिजनेस मैन वाली आपको होती है ना, वो घुसती है। मैं तुम्हें बिजनेस सुनो, मैं तुम्हें एक सब्जेक्ट को लेकर के कितना भी फैंसी शब्द बताऊं, लेकिन एक्चुअल में दिमाग में वही घुसता है। वो जो दुकान वाला, जो धंधे वाला था ना, जब ऐसे बिल्कुल सोच के पढ़ो जैसे धंधे में बैठे हैं, है ना। तो चलो अब मैं फैंसी वर्ड बोलता हूँ। तो नुकसान हो गया कि नहीं हुआ? क्यों नुकसान हुआ, क्या है नुकसान हुआ? इस लोग हमने उसके कहने पे, नालायक के कहने पे हमने कितनी यूनिट का स्टॉक लगाया? 50,000 यूनिट का। सेल कितनी, डिमांड कितनी है? डिमांड कितनी आई? 1 लाख। आप मुझे बताओ फायदा हुआ कि नुकसान? नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? क्यों क्यों कैसा नुकसान हुआ? कस्टमर 1 लाख यूनिट खरीदने के लिए आया था, हम कितनी बेच पाए? लेट्स सपोज हमने 10 लाख रुपए कमाए, लेकिन 10 खोए भी तो, क्यों बताना? 10 लाख रुपए कमाए, तो डिमांड तो ज्यादा की आई थी ना, तो 10 लाख को भी थी हमने, नुकसान हो गया किसकी? फोरकास्टिंग करती भाई यार, एक बार तुमने उसे भुगत लिया, है ना। अब तुम धोखा खाए हो एक बार, तो ये छोड़ दो। अब ध्यान से सुनना, नेक्स्ट टाइम तुमने एक बार तुमने उसे आजमाया, अब नेक्स्ट टाइम तुमने बोला भाई सेल्स की फोरकास्टिंग करा दे भाई, ठीक है ना। अब क्योंकि वो भी सताया हुआ था और तुम भी सताए हुए थे, हाँ तो बोल दे पूरी कर बात, जब बोला तो पूरी बोलना जो तुम बोल रहा था। हाँ जी, तो अब तुम भी सताए हुए हो और वो भी सताया हुआ है। इस बार उसने क्या किया, ताकि थोड़ा मार्जिन पिछली तरह, पिछली बार की तरह गाली ना मिले, पर उसने मार्जिन रख के बोला जी 1,10,000 यूनिट की सेल आएगी, डिमांड आएगी, ठीक है ना। क्योंकि क्योंकि वो तो भैया था, क्योंकि वो तो भैया था, तो ये सुनो, हमने इसके कहने पे कोई बात नहीं यार, इस बार बोल रहा है 1,10,000 यूनिट, हमने 1,10,000 यूनिट का स्टॉक लगा लिया, इस बार 40,000 भी नहीं बिकी, ऑयल ड्रॉप हो गया। वो कह रहा है कि थोड़ा डायरेक्टली मत बोलो, फैंसी तरीके से बोल दो, कह रहे हैं ऑयल ड्रॉप हो गया, ऑयल ड्रॉप हो गया। हाँ जी, सुनो ना, हे बच्चों, आप मुझे बताओ, सुनो, अभी तीसरी बार सुनो, अब तीसरी बार क्या हुआ, तुमने ऑर्डर कर रहे थे अपने सप्लायर को, तुम ऑर्डर दे रहे थे, हमारा सेल्स मैनेजर भी बगल में बैठा और तुम ऑर्डर दिए, उसने बीच में तुम्हें रोक करके पूछा साहब पर फोरकास्टिंग हो गया, तो इतना भाई आता है, तो दो बार हमारे को क्या करा है, नुकसान करा है ना। अच्छा अभी आपको पता नहीं है, आपको फोरकास्टिंग करनी है, वो तो भाई आते हैं, ए सुनो ना, वो तो भाई आते हैं, लेकिन फोरकास्टिंग करनी आपको भी नहीं आती है,
फोरकास्टिंग करनी आप कर लेते भाई, अगर आपको आती तो उसको रखते ही। अच्छा वो निकला भाई यार, और तुम्हें आती नहीं है, अब तुम सेफर साइड पे क्या करोगे? मैं तो तुम्हारे से पूछना पंच, उसे तो छोड़ दो। अब तुम ऑर्डर दे रहे हो, क्या दे रहे हो? सप्लायर हमारी फोन कॉल पे है, तुम ऑर्डर दे रहे हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ऑर्डर कम यूनिट का दोगे ज्यादा यूनिट का दोगे? सेफर साइड पे बताना है। तुम्हारे को पता नहीं है, तुम्हारे को पता नहीं है, दो ही ऑप्शन है। तुम्हारे को ये नहीं पता है कि कितनी सेल्स आएगी, तो तुम्हें अभी सेफर साइड पे खेलना है ना? तो तुम कम यूनिट का तुम कम यूनिट का वो दोगे, ऑर्डर दोगे, ज्यादा यूनिट का ऑर्डर दोगे? कम का दोगे? सारे बच्चे सहमत है इस बात से? दो ऑप्शन है, अरे कुछ नहीं है, तुम्हें तो पता ही नहीं है भाई। उस वो तो भाई आप निकला, तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे को फोरकास्टिंग करनी आती है, तुम सेफर साइड पे बोला मैंने, सेफर साइड पे। सेफर साइड क्या है? ज्यादा स्टॉक मेंटेन करना, क्योंकि ज्यादा स्टॉक मेंटेन करोगे डिमांड आएगी तो बिक जाएगा। लेकिन अगर तुमने क्या किया, कम स्टॉक मेंटेन करा तो कस्टमर वापस आएगा, ये सेफर साइड वही है। इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला? जब हमारी सेल्स फोरकास्टिंग सही नहीं होती, जब हमारी सेल्स फोरकास्टिंग सही नहीं होती तो हम स्टॉक ज्यादा मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं? ज्यादा मेंटेन। बात समझ में आ रही है? सेफर साइड पे। लेकिन अगर एक अभी ना तुमने चेंज कर दिया सेल्स मैनेजर, और उसने फोरकास्टिंग करी, तुमने पूछा भाई नेक्स्ट मंथ पता कितनी सेल्स आएगी, कितनी डिमांड आएगी, तो भाई साहब ज्यादा तो नहीं बोलता, बस ऊपर वाले से डरता डरता 45,000 यूनिट की डिमांड है, 45,000 यूनिट। और भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ कि 45,000 यूनिट भी, ठीक है ना? ना तो ज्यादा ना तो कम। बात समझ में आ रही है? 45,000 ही यूनिट बिकी, पता नहीं कि जमान पे साक्षात सरस्वती बैठी थी। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, हमने नेक्स्ट मंथ पूछा उससे, उसने कहा कि 57,500 यूनिट का मैंने कैलकुलेशन। मैं कह रहा हूँ भाई साहब 57,000 और 57,500 के बीच में ही क्या बिकी यूनिट बिकी? एग्जैक्ट 57,500 नहीं, लेकिन 57,000 और 57,500 के बीच में ही हमारी यूनिट बिकी। 50 तो वो बोरी बच गई, तो कोई जाता नहीं है। बात समझ में आ रही है? तीसरे महीने हमने इससे पूछा, अरे भाई साहब जबरदस्त सेल आई, 1.25 लाख यूनिट चलो। अब मैं कह रहा हूँ कि बस दो चार ही कस्टमर वापस गए होंगे बाद में, जब बिल्कुल सारा मामला खत्म हो गया। दो चार ही कस्टमर, जिन्हें वो भी दो दो चार चार किलो लेना था। बात समझ में आई है? बाकी मैं समझाना क्या चाहता हूँ आपको, एक बार तो एग्जैक्ट यूनिट बिकी, एक बार थोड़ा सा स्टॉक बचा, और एक बार दो चार कस्टमर दो चार किलो वाले वापस गए। यानी कि जो तुम्हारी फोरकास्टिंग है वो बहुत ज्यादा सटीक है नहीं है, 100% कुछ नहीं होता। 100 अगर ऐसे लोगों को फ्यूचर पता चल जाता फिर तो तुम खुद डिसाइड करते थे कि मेरे को कहाँ पे पैदा होना है। समझ में आ रही है ना बात? इंसान कहता है मैं तो अंबानी के यहाँ पे हूँ, ठीक है ना? ऐसा फ्यूचर नहीं पता चलता, समझ में आ रही है बात? तो फोरकास्टिंग एक्यूरेट थी, सुनो ना ए बच्चों, फोरकास्टिंग क्या थी? एक्यूरेट थी। जब फोरकास्टिंग एक्यूरेट होती है तो आप सेफर साइड पे स्टॉक ज्यादा, मान लिया तुम पहले वाले का देख करके, पहले वाले का रवैया देख करके तुम मान लिया अगर ये सोचोगे ये भी वाहियात होगा, इसकी फोरकास्टिंग सही थी, तुमने ज्यादा स्टॉक लगा लिया सेफर साइड पे पहले के जैसा, तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? कि इन्वेंटरी को मेंटेन करने की क्या थी? हमारा अगर सेल्स मैनेजर बहुत एक्यूरेट है, उसकी फोरकास्टिंग बहुत एक्यूरेट है, तो तुम मिनिमम स्टॉक में भी क्या चला लोगे? काम चला। बस यही लिखा है यहाँ पे, लास्ट हेडिंग आज की ये रैप अप कर रहा हूँ कि अगर तुम्हारी सेल्स फोरकास्टिंग बहुत वाहियात है तो तुम स्टॉक ज्यादा लगाओगे, अब तुम्हारी सेल्स फोरकास्टिंग बहुत सटीक है, एग्जैक्ट है ना? बिल्कुल एग्जैक्ट आप बताते हो, बात समझ में? तो उस केस में आप कम स्टॉक में भी क्या चला लोगे? काम चला लोगे। तो आपको चाहिए क्या? आपकी सेल्स फोरकास्टिंग एक्यूरेट होनी चाहिए, वाहियात होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, तो कम स्टॉक में काम चला लोगे। और तुम्हारे को सेल्स फोरकास्टिंग करनी नहीं आती ना, तो फिर क्या होगा? फिर तुम्हारे को फिर अकल हो या ना हो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर तुम पेपर साइड पे स्टॉक ही क्या मेंटेन करोगे? और ज्यादा स्टॉक मेंटेन करना हमेशा अप्रिशिएबल नहीं होता, बिकॉज भले चलो मान लिया डिमांड आ गई तो तुमने प्रॉफिट कमा लिया, डिमांड नहीं आई
तो स्टॉक रखा रहेगा ना, और उसको स्टॉक को मेंटेन करने की क्या आती है, होल्डिंग कॉस्ट आती है और कैरिंग कॉस्ट आती है। एक तो मतलब उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगती है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आज पैसा वहां लगाते नहीं, वो लगाते वहां से पैसा कमाते, वेयर हाउस का रेंट जाएगा, गेटकीपर होगा, रिकॉर्ड मेंटेन करोगे, केयर करोगे उसकी, तो वो सारा खर्चा। फाइनली, इफ एक्यूरेट सेल्स फोरकास्ट आर अवेलेबल, अगर एक्यूरेट सेल्स फोरकास्ट अवेलेबल है, देन द फर्म कैन मैनेज स्टॉक, फर्म कम स्टॉक में क्या कर लेगी, मैनेज कर लेगी। हाउएवर इन एब्सेंस ऑफ एक्यूरेट सेल्स फोरकास्ट, लेकिन अगर आपकी सेल्स फोरकास्टिंग एक्यूरेट नहीं होती है, पहले वाली सिचुएशन में आपको पहले the large stock is needed to fulfill unexpected demand, तो आपको लार्ज स्टॉक क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा अनएक्सपेक्टेड डिमांड को फुलफिल करने के लिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं। टॉपिक को बीच में छोड़ रहा हूँ, कल इसको क्या करूंगा, पूरा करूंगा, 2-3 हेडिंग हो रहा है, और कल 1-2 टेक्निक भी, आईटी और एबीसी तो एटलीस्ट पढ़ाऊंगा। थैंक यू भाई।